हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना पड़ता है, मगर उस इंसान का क्या जिसके साथ जुल्म हुआ हो, जो सफ़ाकी का निशाना बना हो, जो हक पर होते हुए भी हक से महरूम हो, जिसका सांस लेना उसका जुर्म हो और जिंदा रहना उसकी सजा। छत से टपकता पानी और अंदर एक खामोशी। वहां रहता था अहमद। अहमद सिर्फ 8 साल का था जब उसके वालिद चल बसे, और जब बाप का साया सर पर ना हो तो सायादार दरख्त भी झुलसा देता है। उनके खानदान वालों ने अहमद की अम्मी से धोखा से कागजात पर दस्तखत करवा लिए और अहमद और उसकी माँ बहनों को तन्हा कर दिया। अभी अहमद के अबू को मारे हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि अहमद और उसकी अम्मी और बहनें उनके घर वालों को खटकने लगी। वो उनसे सारे दिन काम करवाते, अपना बचा हुआ खाना उन्हें ऐसे देते जैसे कोई बड़ा एहसान किया है। वो इस पर भी खुश हो जाते। अहमद की माँ दिन में मुलाजमीन की तरह काम करती और रात में अहमद के अबू को याद करती। उनकी जिंदगी का यही मामूल बन गया था। कभी अगर बच्चे खेलने के लिए अपने कजन्स के खिलौने लेते तो वो उनसे छीन लिए जाते। वक्त गुजरा और रमजानुल मुबारक आ गया। रमजान में जहां लोगों के दिल नरम पड़ते हैं, वहां भी उनके घर वाले उनसे सारे काम करवाते, खुद इबादत में मशगूल रहते। ऐसी इबादत का जिसमें उनको ये ख्याल भी नहीं कि उनके अपने काम से चोर हो गए हैं। हर रोज का ये मामूल बन गया था। अहमद रात को अपनी अम्मी के साथ लेटा था, उनके पांव दबा रहे था। वो उनसे बातें करती। अहमद की उम्र छोटी थी, मगर हादसा ने उसको वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। वो अपनी माँ के पांव दबाता हुए उनसे बोलता, एक रोज मैं आपको अपना घर दिलाऊंगा, आपका खुद का घर, वहां पर आपको काम करना नहीं पड़ेगा। अहमद की अम्मी ने बोला, बेटा काम करने से मैं नहीं थकती, बस उनका रवैया मुझे परेशान कर देते हैं। अहमद की अम्मी को अंदाजा नहीं था कि अहमद की चची ये सारी बातें सुन रही थी। अहमद की चची ने आते साथ ही तेज तेज आवाज में कहने लगी, एक तो हमने तुम्हें रहने को छत दी है, खाने को दिया, पहने को दिया, मगर तुम लोग तो सदा के नाशुक्री हो, उल्टा हमारा बोल रहे हो कि रवैया गलत है। अहमद की चची अब अहमद को बोल रही थी कि तुम तो हो ही चोर, तुमने मेरे बेटे की साइकिल चराकर बेच दी है। और उसकी चची अहमद की बहनों को भी बुरा भला कह रही थी। अहमद की अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तेज मगर मजबूत लहजे में कहा, भाभी बस कर जाएं, आपको कोई हक नहीं है मेरे बच्चों के बारे में कुछ बोलने का। अब अहमद की ताई अम्मी भी अहमद के खिलाफ बोल रही। अहमद की अम्मी की किरदार कुशी कर रही थी। अब अहमद का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा और बोला, हम यहाँ नहीं रहेंगे अम्मी। इस रोज उन्होंने अपनी पैकिंग की और निकल पड़े। जाने के ले जाते जाते उन्होंने अपनी चची और ताई को बोला, उस घर से हमें निकलवाना था ना, निकल गए हम, मुबारक हो आपको ये घर। अहमद की चची ने बोला, हाँ यही चाहिए था, अब निकलोगे हमारे घर से, जाओ दफा हो जाओ। अहमद ने बोला, अम्मी हम कहाँ जाएंगे, घर से तो निकल आए हैं, मगर अम्मी रास्ता कहाँ जाएंगे। इसकी अम्मी ने बोला, बेटा मेरी दोस्त है, एक उसके घर जाएंगे, फिर वहां से सोचते हैं कहाँ जाएगा। उसने रक्षा में अपना सामान रखा, अपने बच्चों को बिठाया और पत्ते पर पहुंचा दिया। अहमद की अम्मी ने गेट पर पहुंचाकर गेट खटखटाया। कैसी ने गेट खोला। उसने अपनी दोस्त का पूछा। उस अनजान शख्स ने बोला कि वो लोग जा चुके हैं। अहमद की अम्मी ने बोला, कहाँ गए हैं। उस शख्स ने बोला कि मुझे नहीं पता। अहमद की अम्मी का दिल बैठने लगा था। तभी अहमद ने उनका हाथ पकड़कर बोला, चले अम्मी, मैं आपको अपनी दोस्त के घर लेकर चलता हूं। उसने अहमद के साथ चलना शुरू कर दिया और उसके दोस्त के घर गई। अहमद की अम्मी उनके घर की दहलीज पर निढाल सी होने लगी। अहमद के दोस्त अली की अम्मी ने उन्हें पकड़कर सहारा दिया और उन्हें पानी दिया। पानी पीकर उनके हवास कुछ बहाल हुए, मगर उनकी हालत अब भी बेहतर नहीं थी। अली की अम्मी एक स्कूल में टीचर थी और सोशल वर्कर के तौर पर एक एनजीओ में भी काम करती थी। अहमद ने अली की अम्मी को सारे बात बताई। अली की अम्मी ने तहम्मुल से उनकी बात सुनी। अहमद और उसकी बहनों और अम्मी को खाना दिया, उन्हें एहसास दिलाया कि अब वो महफूज हैं और सोने के लिए कमरा दे दिया। अहमद को आ रही थी, ना उसकी अम्मी को। उनको बस मुस्तकबिल की फिक्र सता रही थी। अली की अम्मी ने अहमद की अम्मी से बात की, अपने एनजीओ के बारे में बताया। काम करने के लिए उन्हें कुछ खातून वर्कर चाहिए। उन्होंने अहमद की अम्मी को बोला, क्या वो काम करेंगी। अहमद की अम्मी ने फौरन हामी भर ली। अहमद की अम्मी को यह बात सुनकर काफी सुकून मिला। अहमद की अम्मी ने बोला, अब मैं खिलाऊंगी अपने बच्चों को,
मैं कफालत करूंगी अपने बच्चों की। उन्होंने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। अली की अम्मी की मदद से अब अहमद और उसकी बहनें स्कूल भी जाने लगी थी। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। अहमद की अम्मी अली के घर के ऊपर वाले हिस्से में रहती थी। बतौर किराएदार वो सुबह उठती, खुद तैयार होती, अपने बच्चों को तैयार करती, उनको स्कूल में छोड़ती, खुद एनजीओ जाती, सारे सामान अपनी निगरानी में सह रखवाती, अपनी नमाज को पढ़ती, ईमानदारी से अपना रिस्क कमाती, अपने बच्चों को हलाल खिलाती। वो कैसी की मोहताज नहीं थी अल्लाह के सिवा, मगर किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वो खुद चक्कर आकर रह गई। एक रोज जब वो काम पर थी तो एनजीओ के नंबर पर कॉल आई कि अली की अम्मी इंतकाल कर गई हैं। अहमद की अम्मी के कदमों तले जमीन निकल गई थी। वो भागते दौड़ते घर आए। घर आते साथ ही उसने अली को गले के साथ लगाया। वो परेशान था तो रहा था, उसकी समझ से बाहर था। ये सब गोया कि अली और अहमद की एक थी। मगर जो चीज उस वक्त अहमद को मजबूत किए हुए थी, वो था अपने बाप के जनाजे को कम उम्री में कंधा देना। वो अली को चुप करवा रहा था, उसको सहारा दे रहा था। उसकी अम्मी की तदफीन के बाद वो भी बड़ा बड़ा लग रहा था। या शायद वालदैन के जाने के बाद औलाद खुद ही बड़ी हो जाती हैं। अहमद ने अपनी अम्मी को बोला, अम्मी, अली अब हमारे साथ रहेगा? उसकी अम्मी ने बोला, बेटा, अगर उसके खानदान का कोई फर्द उसकी सरपरस्ती करना चाहिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर वो ना चाहिए तो मैं उसकी कफालत करूंगी। उसी यतीम खाने में रलने नहीं दूंगी। इसकी माँ ने कहा था। वो सब खामोश थे। उन्हें अली के खानदान का इंतजार था, मगर कोई नहीं आया। अगर आया भी तो अपना हिस्सा मांगने के लिए किसी को अली की परवाह नहीं थी। सबको पैसा चाहिए था, घर, पैसा, माल और दौलत। क्या लोग ऐसे कब्र में लेकर जाएंगे? क्या लोगों ने आखिरात के बदले दुनिया को खरीद लिया है? एक दिन जब वो एनजीओ में थीं तो उनके लिए कैसी का फोन आया। पहला तो वो सोच में पड़ दी कि उनके लिए किसने फोन कर दिया। जब उन्होंने फोन उठाया तो पता चला कि वो अली के चचा का फोन था और वो अली को साथ लेकर जाना चाहते थे। अहमद की अम्मी को कोई एतराज नहीं था। उन्होंने अली के चचा को कहा वो अली से पूछकर बताएंगी। उनके चचा ने बोला, पूछ लेना, मगर मुझे जवाब हाँ में चाहिए। ये जवाब सुनकर अहमद की अम्मी की रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैला गई। वो अपना काम खत्म नहीं कर पा रही थी, सो उन्होंने तबीयत खराबी का बहाना करके हाफ डे ले लिया। वो घर आई और अली के घर आने का इंतजार करने लगी। अली घर पर आया तो अहमद की अम्मी ने उसे बोला, बेटा, तुम मेरे लिए बिल्कुल ऐसे हो जैसे अहमद। मैं जब आज काम पर थी तो मुझे कॉल आई। अली ने फौरन बोला, मेरे चचा की ना? अहमद की अम्मी ने बोला, हाँ बेटा, तुम्हें कैसे मालूम? उसने बोला, वो मुझे से आज स्कूल भी मिलने आए थे। वो चाहते हैं मैं उनके साथ बाहर चला जाऊं, मगर मैं नहीं चाहता। मुझे आप लोगों के साथ रहना है। मुझे मत निकाले घर से। अली रोते हुए बोली रहा था, मुझे नहीं जाना उनके साथ, मुझे मत भेजे। अहमद की अम्मी ने बोला, अगर आपको नहीं जाना तो कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने अली के चचा को अली का पैगाम दे दिया, जिससे वो खुश तो नहीं थे, मगर अहमद की अम्मी पर सुकून हो गई थी। उन्होंने अली को बताया। अली के चचा एक रोज घर आए और बोले, अली को मेरे साथ जाना होगा, वरना मैं आपको और आपके बच्चों को तबाही मोड़ दूंगा। अहमद की अम्मी ने बोला, मुझे पता है आप अली की कफालत नहीं कर सकते। आपको अली की कफालत में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको सिर्फ ये घर चाहिए। अली के चचा ने बोला, अरे आपको तो इतनी जल्दी समझ आ गई कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, मुझे यही चाहिए और आप मुझे लेने से रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं अली का कानूनी और शरई तौर पर सरपरस्त हो। अहमद की अम्मी ने बोला, मगर ये सब अली का है, आप ऐसे कैसे छीन सकते हैं? इससे अली ये सारी बातें सुन रहा था। उठकर बोला, खाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये सब चचा को दे दें। अहमद की अम्मी ने बोला, बेटा, ये तुम्हारा हक है। अली के चचा ने वो घर अपने नाम करवा लिया। अब अली अपना घर होने के बावजूद भी किराए के घर में रहता था। अहमद, उसकी अम्मी, उसकी बहनें और अली, उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। अहमद की अम्मी ने अपने सोने के कुछ जेवरात बेचे और राशन लेकर आई। उन्होंने अहमद, अली और अपनी बेटियों को बिठाया और उनसे बोला, बेटा, मेरी नौकरी तो चली गई है, अब हमें मिलकर इस घर को चलाना है। तुम लोगों को वो मायूस नहीं होना है। अल्लाह हमारे साथ है। उन्होंने आलू बनाए और अहमद और अली को बेचने के लिए दे दिए। अहमद गली गली आलू बेचता और अहमद के अब्बू के हिस्से पर उसके कजन्स ऐश करते। जहां अहमद लोगों के पास खाने को कभी कुछ नहीं होता, वहां ही उनके कजन उम्दा पकवान खाते। जहां अहमद मत की अम्मी अपने हाथों से लोगों के महंगे कपड़े सेती और खुद पैबंद लगे कपड़े पहनती,
अली के चचा, जिन्होंने अली की अम्मी का खून पसीने से कमाया, घर अली से छीन लिया था, वो उसमें रहते ऐश करते। अहमद, लोगों के हालात बेहतर होने के बजाय बद से बदतर होते जा रही थे। अक्सर अहमद और अली मायूस हो जाते कि हमें ये सब क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बज़ाहिर तो अहमद की अम्मी उन्हें तसल्ली देती, मगर वो खुद भी टूट चुकी थी। हर चीज़ उनके हाथ से निकली जा रही थी। वो दिन में बहुत अफसुर्दा थी और उन्होंने कुरान खोला। कुरान करीम जहां से खुला था, उसने वहां से ही पढ़ना शुरू कर दिया। वो सूरत अद्दही थी, जिसको पढ़ने के बाद, बल्कि ये बोलना ज्यादा मुनासिब होगा कि जिसको समझने के बाद उनके दिल को करार आ गया, जैसे वो अल्लाह की मर्जी में राजी हो गई। शुरू। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। तर्जुमा। और कसम है रोज़े रोशन की और रात की, जब वो सुकून के साथ छा जाए, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज नहीं छोड़ा और ना वो नाराज हुआ। यकीनन तुम्हारे लिए आने वाला दौर पहले यानी पिछले दौर से बेहतर होगा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना दिया, और तुम्हें न वाकिफ राह पे पाया और फिर हिदायत बख्शी, और तुम्हें नादार पाया और फिर मालदार कर दिया। लिहाजा यतीम पर सख्ती न करना और साइल को न झड़कना, और अपने रब की नेमत का भरपूर इजहार करते रहना। वो बेख्तियार रोने लगी और बोली, अल्लाह, मैंने सब तेरे हवाले कर दिया है, तो ही मेरे मासूम बच्चों का और अली को इंसाफ दिलाना, ए खूब इंसाफ वाले। इस वाक़े के चंद रोज बाद एक रोज अहमद की अम्मी से मिलने एक औरत आई, जो कि बहुत अमीर लग रही थी। उन्होंने बोला कि क्या आप कपड़े सिलाई करती हैं? अहमद की अम्मी ने बोला, हाँ। इस खातून ने बोला, मैंने आपके सिलाई किए हुए कपड़े देखे हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आए हैं। मैं एक बुटीक चलाती हूँ, क्या आप मेरे लिए काम करेंगी? अहमद की अम्मी ने फौरन हामी भर ली और दिल में ही बोली, यकीनन आने वाला वक्त पहले वक्त से बेहतर होगा। अब उन लोगों के हालात कुछ बेहतर होने लगे थे। अहमद और अली को उस बुटीक वाली मेहरबान औरत के बदौलत स्कॉलरशिप मिल गई थी। अहमद की बहनें भी स्कूल जाने लगी थी। मायूसी के बदल छट गए थे। अहमद और अली खूब मेहनत करके पढ़ते और अपने स्कूल के होनहार तालिब इल्म बन गए थे। एक रोज अली से मिलने कोई आदमी आया। अली उसे नहीं पहचानता था, मगर अहमद की अम्मी ने उसे पहचान लिया था। उन्होंने अली को बोला कि ये तुम्हारे चाचा हैं। उन्नी ने उनसे पूछा कि अब को क्या हो गया है, अब की हालत ये ऐसे कैसे? उन्होंने बोला, बेटा मुझे खून का कैंसर है। अली एकदम शौक में आ गया और बोला, ये कैसे? चचा ने बोला, खून को ठिकराने का शायद यही अंजाम होता है। बोला, अली बेटा मुझे माफ कर दो, मेरा गुनाह काबिले माफी तो नहीं, मगर तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगना शुरू कर दी। अली ने उनके जोड़े हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोला, मैंने आपको माफ किया। अली के चचा रोते हुए घर से गए। जाते हुए कुछ कागजात भी मेज पर रख गईं। वो उसी घर के कागजात थे जहां से कभी अली को बेदखल किया गया था। अहमद की अम्मी ने दिल में कहा, बेशक तू बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। वो सब अपनी जिंदगी में ऐसी तरह रवां दवां थे। अली के घर को किराए पर दे दिया था, जिसके किराए से अली अपने दूसरे खर्चे और घर में राशन वगैरह डालने में मदद करता। एक दिन अहमद की अम्मी को अस्पताल से फोन आया। वो घबरा गई। उन्होंने अपनी बेटियों को देखा। वो घर पर थी। अहमद और अली भी घर पर थे। फिर किसने और क्यों का कॉल की है अस्पताल से? उन्होंने कॉल उठाई और अगली बात सुनते ही उनके कदमों तले जमीन निकल गई। उनके वो रिश्तेदार जिन्होंने कभी घर से रुसवा करके निकाला था, आज खुद इसी मकाम पर खड़े थे। उनके चचा के बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था और चचा के इंतकाल के बाद ताया ने उनसे भी सारी जायदाद हथिया ली थी, और वो सारी जायदाद ताया अब्बा जुए में हार चुके थे। वो लोग जो कभी अहमद की अम्मी के साथ मुलाजिमों से भी बदसलूक करते थे, आज खाने के भी मोहताज थे। उनके बच्चे अहमद की अम्मी के पास आए और बोले, हमें माफ कर दे। अहमद की अम्मी ने उनको बस सीने से लगाया और जहन में ये आयात ही घूम रही थी, बस यतीमों को मत झड़कना। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो हमें कभी भी बेआसरा नहीं छोड़ना। मकाफात अमल की चुकी में सब पीसते हैं, देर से ही सही मगर बहुत बारीकी से। लिहाजा हमें सबके साथ इंसानियत के साथ पेश आना चाहिए और गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करके अमन और मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए।